तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। देखते हैं कि क्या क्या क्षेत्राधिकार इसके हैं, क्या क्या शक्तियां हैं इसके, है ना। लिख लीजिए। इसमें बताइए इसका जो है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? प्रारंभिक 131। 131। हाँ सर। ओके, 131 में है इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का, है ना। लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा अपीलीय और प्रारंभिक ये अपीलीय और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। आपने देखा है कि संविधान का जो है कि व्याख्या कौन करता है? संविधान का व्याख्या यही करता है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय करता है। और संविधान का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय। लिख लीजिए। ओके। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय संविधान का आधिकारिक व्याख्या करता है, वही वह मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा किस आर्टिकल के तहत करता है? 32 और 226 उच्च न्यायालय। 226 के तहत, है ना। लिख लीजिए। अनुच्छेद 131 के तहत 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लीजिए। इसके तहत कुछ मामलों की लिखिए। अत्यंतिक कुछ मामलों की सुनवाई का अत्यंतिक अधिकार प्राप्त है। जैसे कि कोई सुप्रीम उच्च न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय, है ना, जैसे मृत्युदंड वगैरह पे जो है कि वो फैसला नहीं ले सकता है ना। अगर फैसला दे भी देता है तो उसको सुनने का अधिकार किसको है? उस पर उसके अपील सुनने का अधिकार किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। या फिर है कि दो राज्यों के बीच अगर विवाद है ना, तब भी उसको सुनने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, मिजोरम और इसके बीच हुआ था विवाद। हाई कोर्ट को क्यों नहीं है?
क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय, चूंकि और 2 राज्य का मामला है ना उसका सर। 2 राज्य का भी तो हाई कोर्ट होगा, तो दोनों अपना अपना फैसला सुनाएगा अपने राज्य की ओर का, ऐसा होता है क्या? तो इसके चलते और विवाद होगा। अच्छा, और विवाद होगा। लेकिन जनरली तौर पे कि कोई भी हाई कोर्ट होता है कि किसी भी राज्य के पक्ष में फैसला नहीं सुनाता है। जो जो फैक्ट होता है उस फैक्ट को देखना काम है, किसी के पक्षपात करने का काम नहीं है ना। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। अभी कुछ मामलों फिलहाल में, में असम कुछ का जैसे विवाद, अरे उधर कावेरी जल विवाद देख लीजिए ना। कावेरी जल विवाद का नाम सुना है? कर्नाटक तमिलनाडु के बीच, 3 राज्य के बीच में, 3 राज्यों के बीच में। चलिए इसको कर लेते हैं, लिख लीजिए। कुछ मामलों में, कुछ मामलों में, कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय, सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय अधिकार, अपीलीय अधिकार प्राप्त है, अपीलीय अधिकार प्राप्त है, अपीलीय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 132 के तहत, अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक मामलों के संबंध में, संवैधानिक मामलों के संबंध में अधिकार, अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक मामलों के संबंध में अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद 133 के तहत, 133 के तहत सिविल मामलों, सिविल मामलों में, सिविल मामलों में तथा अनुच्छेद 134 के तहत, 134 के तहत आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकार, उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकार प्राप्त है, उच्चतम न्यायालय को अपीलीय अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, देख लीजिए। अनुच्छेद 136 के तहत, के तहत, के तहत न्यायालय को, न्यायालय को विवेकीय, विवेकीय, विवेकीय अधिकार, अधिकार प्रदान किया गया है, विवेकीय अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत, जिसके तहत किसी मामले में, किसी मामले में अपील के लिए, अपील के लिए विशेष इजाजत, विशेष इजाजत दे सकता है, विशेष इजाजत दे सकता है, दे सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत अनुच्छेद 137 के तहत वह अपने द्वारा दिए गए फैसले, अपने द्वारा दिए गए फैसले का पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन कर सकता है। अब ये जो है आपने सुना होगा कि मामला सेकंड बेंच में चला गया, ऐसा नाम सुना? चला जाता है। तो वो सेकंड बेंच क्या करता है? वो रिव्यू करता है ना। वो क्या करता है? मामलों का रिव्यू करता है। जो फैसले दिए जाते हैं फर्स्ट बेंच के द्वारा, उसी बेंच, उसी मामले को जो है वहां पे रिव्यू किए जाते हैं, है ना। फिर से पुनर्विचार, पुनर्विलोकन किया जाता है कि क्या इस मामले में जो फैसले दिए गए हैं वो फैसला सही है या नहीं है, या फिर है कि कहाँ तक मानवोचित है ना। अगर सेकंड बार रिव्यू करता है तो हो सकता है कि पहले दिए गए फैसलों को क्या कर सकता है? बदल सकता है, नहीं बदल सकता? बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता। रिव्यू करेगा तो बदलेगा ही ना, ऐसा थोड़ा कि रिव्यू कर छोड़ देगा, बदल सकता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि अपने फैसलों को बदल भी सकता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। जैसे प्रस्तावना में चेंज किया था तो इसी अनुच्छेद के तहत चेंज किया था।
किस अनुच्छेद, कौन सा प्रस्तावना में चेंज किया था? 23 अनुच्छेद के तहत जैसे किया वो गया है। भगत सिंह बनाम था, आप तो पहले अपना दूसरा हाँ, निर्णय प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो लेकिन बाद में 137, फिर 137 वन, अच्छा वहां पे, हाँ ठीक है। हाँ इसी का यूज करके हाँ, ना फिर से अपना प्रावधान जारी समझ किया गया, होगा। मैं समझ गया। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, लिख लेते नेक्स्ट पॉइंट, लिख लीजिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट को। लिख लीजिए अनुच्छेद, ये ऐसे लिख लीजिए, वह न्याय उच्च उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को भी अपने पास मंगा सकता है, दिए गए फैसले को भी अपने पास मंगा सकता है, उसके उसके उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया फैसला को भी ये पुनर्विलोकन कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 139, 139 का के तहत, का, ये किसके तहत, 139 का के तहत वो जो है उच्च न्यायालय के फैसले को न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए मंगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए अनुच्छेद 143 के तहत, 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को सलाहकारी, सलाहकारी अधिकारिता प्रदान की गई है, प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद, अनुच्छेद 129 के तहत, 129 के तहत, 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा, अभिलेख न्यायालय का, अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए अनुच्छेद 141 के तहत, के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, दिए गए निर्णय भारत के, भारत के दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर, सभी न्यायालयों पर अवाधिकार होगा, अवाधिकार होगा मतलब लागू होगा, अवाधिकार होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए अवाधिकार होगा। इस अनुच्छेद के तहत पूर्व निर्णय के सिद्धांत को, पूर्व निर्णय के सिद्धांत को संवैधानिक, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है ना, कोई ऐसा केस है और जो उच्चतम न्यायालय में आया है ना, और उस केस पे वो एक नया अनोखा तरह का केस हो, नया तरह का केस हो, जिसपे है कि जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया हो, तब जो है कि ये उच्च न्यायालय क्या करेगा, मामले को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, कहाँ करेगा, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। को, सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। और यदि उस वैसा मामला है कि पहले आ चुका है और सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपना जजमेंट दे चुका है, तब जो है कि उस जजमेंट को आधार बना करके उस केस को सोल्व किए जाते हैं, है ना। तो ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बात कर रहे थे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करता है अन्य न्यायालयों के लिए, है ना। वहां पे साक्ष्य की तरह, है ना, जिसको कहते हैं साक्ष्य। तो किस आधार पर दिए गए हैं फैसले, तो आपने देखा होगा कि ये फल्ला सुप्रीम कोर्ट ने फल्ला केस में है कि ऐसा घटना घटा था, तो ऐसा केस ये क्या कहते हैं सजा का प्रावधान किया था 10 साल या 15 साल का, तो उसी को प्रोविजन मिला करके यहाँ पे भी दिया गया है। तो जैसे जघन्य अपराध अगर होता है, तो जघन्य अपराध में जो है कि जो मानवता के खिलाफ अपराध किए जाते हैं, तो उसमें जनरली तौर पे फांसी मुकर्रर किए जाते हैं, है ना, फांसी मुकर्रर किए जाते हैं मानवता के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है। तो अगर है कि उसी तरह का अपराध कहीं घटित होता हो, है ना,
तो उच्च न्यायालय जो है कि वो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया फैसले को जो है वो अभिलेख के रूप में, साक्ष्य के रूप में सामने रखता है और उसको बताता भी है आरोपी को कि आपको ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसमें ये फैसला दिया गया है, तो इसलिए आपको ऐसा सजा दी जाती है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। उसमें क्या कहता है, जज कहता है तमाम स्रोतों, गवाहों, सबूतों को, आधार आधार को देखते हुए आपको 10 साल की सजा दी जाती है या फांसी की सजा दी जाती है, कुछ इस तरह से बातें करता है। मूवी में देखा है ना आप लोगों ने, नहीं देखा है? देखा है? मद्देनजर। मद्देनजर। चलिए आगे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, लिख लीजिए। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देकर के डैश ये हेडिंग दे लीजिएगा छोटा सा, देखिए। अनुच्छेद 131 के तहत, 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के तहत, उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान किया गया है, का प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया गया है, लिख लीजिए। अब जैसे कुछ एक्सेप्शनल मामले हैं, है ना, तो उस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है ना, मंगवा सकता है मामले हाई कोर्ट से या अधीनस्थ न्यायालय से मंगवा सकता है ना। अगर है कि कोई विवादित मामले हैं, कोई हाई प्रोफाइल केसेस हैं, है ना, तो उस समय जो है कि इस अधिकार का जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जो है मामला आ जाता है। या फिर है कि मान लीजिए कि किसी राज्य विशेष से मामला जुड़ा हुआ है ना, दो राज्यों से जुड़ा हो, जैसे ये दिल्ली एनसीआर एरिया, एनसीआर जानते हैं ना, एनसीआर पे किसका गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का भी अधिकार है, और ये क्या कहते हैं, यूपी यूपी उत्तर प्रदेश का भी है। या फिर है राजस्थान, राजस्थान वाला भी एरिया है ना, राजस्थान सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार हो जाएगा, या राजस्थान सरकार वर्सेस जो है कौन सा हरियाणा वाला हो जाएगा। ये 3 स्टेट एनसीआर में शामिल हैं, 3 स्टेट के जो की भूमि जो है एनसीआर में शामिल है। ठीक है, तो ऐसे मामलों में जो है कि न्यायालय जो है कि अपना प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल कर करके मामले को देखने की प्रयास करेगा, मामले को सुलझाने का प्रयास करेगा। ठीक है, लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए क्या लिखा। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों की सुनवाई का आत्यांतिक अधिकार प्रदान किया गया है। आत्यांतिक मतलब एब्सोल्यूट होता है, आत्यांतिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। ऐसे मामलों की सुनवाई अन्य न्यायालयों के अधिकारता को क्या करता है, अपवर्जित करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है। जैसे कि हाई कोर्ट अगर है कि यहाँ पे नोएडा पर कोई फैसला दे, है ना, तो उस पे है कि क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, उस फैसले को कहेगा कि ये आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है, ये इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले मान्य होंगे, है ना। तो उस पे है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला देगा, है ना, तो वही क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए क्या लिखा। अधिकारता अपवर्जित कर सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत, 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 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय किसी मामले की सीधे सुनवाई करता है, सीधे सुनवाई करता है, सीधे सुनवाई करता है ना, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं।
नेक्स्ट लिख लीजिए। जो आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख लीजिए, आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और संवर्ती संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पर फैसला उच्चतम न्यायालय या सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देख लेते हैं, इसके तहत क्या क्या आता है। आत्यंतिक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख लीजिए। इसके तहत वे मामले आते हैं जिसके लिखिए, वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय को जैसे लिख लीजिए पहला, जैसे भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, एक से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद, एक से अधिक राज्यों के मध्य का विवाद। नेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे अभी है कि ये क्या कहते हैं, डीआईजी का नियुक्ति की है ना, कौन, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी की है और केंद्र उसको असंवैधानिक करार दिया है, तो मामला चल गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, है ना, मामला चल गया सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट लिख लीजिए, ऐसे विवाद, दूसरा ऐसे विवाद जहां पर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्य, एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ और एक या अधिक राज्य एक तरफ तथा दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ हो, तो इस मामले पे भी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति में सुनवाई का अधिकार सिर्फ किसको है, सुनवाई का अधिकार किसको है, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट लिख लीजिए, अनुच्छेद 131 के तहत कुछ मामलों को उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारता से अपवर्जित करता है, अपवर्जित मतलब प्रतिबंधित हो गया ना, अपवर्जित करता है। जैसे संविधान के लागू होने के पूर्व की गई संधि, नेक्स्ट लिख लीजिए, पूर्व की गई संधि, करार सनद आदि। नेक्स्ट लिख लीजिए, इसमें संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख लीजिए। इसके तहत वे मामले आते हैं
इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को समान रूप से, दोनों को समान रूप से। तो ऐसे में फैसला किसका मान होगा? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों दोनों मामले को देख सकता है। उच्चतम न्यायालय लिख लीजिए, दोनों को समान रूप से है। जैसे मूल अधिकार पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों देख सकता है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, तो वही अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, तो वही अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति को उच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान किया गया है, अधिकार प्रदान किया गया है। चलिए, अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार, लिख लीजिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार लिख लीजिए इसको। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है। लिख लीजिए, उच्चतम न्यायालय को सभी उच्च न्यायालय पे निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। ये अपील सुनने का अधिकार जस्ट लाइक न्यायिक पुनर्विलोकन कह सकते हैं इसको, हाँ या ना, है ना? न्यायिक पुनर्विलोकन ही है। हाँ, तो वही बस। आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लीजिए, उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चार भागों में बांटा गया है। लिख लीजिए, पहला संवैधानिक मामलों में अपील, लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 132 के तहत अनुच्छेद 132 के तहत किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल आपराधिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए ऐसे किसी निर्णय डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अब जैसे कि किसी को है कि फांसी की सजा दे दे, है ना, किसी को आजीवन कारावास देते हैं, किसी को 10 साल का सशक्त कारावास देते हैं, अगर लंबे जो है कि फैसले आना शुरू हो जाए, है ना, तो व्यक्ति तो ऐसा तो नहीं किया गया ना कि ये क्या कहते हैं उच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला है, ऐसा तो है नहीं है ना। व्यक्ति जो है कि अगर सेटिस्फाइड नहीं है उच्च न्यायालय के फैसले से तो वो उच्चतम न्यायालय में जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर उच्चतम न्यायालय में भी यह है कि अगर ना हो, है ना, तो फिर है कि राष्ट्रपति से है कि मानवता के आधार पर गुहार लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है ना।
लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। चाहे कोई उच्च न्यायालय भूमि पे विवाद दे देता है और फैसला तो फिर सर्वोच्च न्यायालय भी लोग चले जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। हर तरीके से। लोग धमकी ही देते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे, है ना। देते हैं ना, सुना है ना धमकी, नहीं दे, नहीं सुना है। हाँ सर, सुने हैं, गांव में ही सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नहीं, इस तरह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा यूज होता है शब्द। हाँ, घर घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहते, वो भी कहता है हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, है ना। बहुत खर्चीला न्याय व्यवस्था है। जितना लोग सोच लेते हैं कि कोर्ट कचहरी में जाकर के मामले सुलझा लेंगे, ज्यादा बेहतर है कि आपसी आपसी इस तालमेल से सुलझाना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं तो बर्बादी दोनों तरफ की होगी, है ना। हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जिसके बारे में क्या क्या लिखा, अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। जिसके बारे में उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया है कि उप, कि उपयुक्त मामले को उपयुक्त मामले को उपयुक्त मामले को उपयुक्त मामले को या उपयुक्त मामले ऐसे उपयुक्त मामले में संविधान व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। अब देखिए, ये क्या है कि डायरेक्ट है, आप वहां जा ये अपील कर पाएंगे उच्चतम न्यायालय में? नहीं, नहीं, वहां पे जो है उसके कि लिए आपको, कड़ी बनाया गया है। हाँ, उसके लिए जो है कि आपको रिटर्न में भी लेना पड़ेगा, है ना। किससे? उच्च न्यायालय से। अब है कि ऐसा नहीं है कि मामले को, किसी भी मामले को लिए उच्च न्यायालय में है कि मामला चल रहा है और है कि वहां से है कि छोड़ करके है कि कूद गए सुप्रीम कोर्ट में। जब तक वहां फाइनल जजमेंट नहीं हो जाता है ना। और है कि उच्च न्यायालय ये नहीं कह देता है कि इस पे संवैधानिक व्याख्या की जरूरत है ना। और वो लिख करके नहीं दे देता है ना, तब तक क्या है कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, है ना। जनरली तौर पे है कि बीपीएससी के स्टूडेंट जो नहीं पढ़ते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं कि नोटिफिकेशन सीट कितना आएगा इसमें लगे हुए हैं। और वो जब ये क्या कहते हैं, रिजल्ट आता है, जैसे ही रिजल्ट आता है तो वो क्या करते हैं, केस करना शुरू करते हैं, है ना। वो उन लोगों का जो है कि हमेशा यही रहता है। वो कहते हैं कि हम तो सीधे बीपीएससी को हाई कोर्ट में घसीटेंगे, सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे, है ना। तो उनकी कमाई का जो है कि मेन साधन वही होता है। उसमें एक स्टूडेंट है ना, नाम नहीं बताऊंगा कि कौन है ना। और वो है कि कुछ कहता है हम छात्र नेता हैं, तो गलत बात है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग इस पर। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें, सिविल मामलों में अपील। सिविल मामलों में अपील लिख लीजिए इसमें, अनुच्छेद अनुच्छेद 133 के तहत, 133 के तहत सिविल मामलों में, सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार दिया गया है। अपील करने का अधिकार दिया गया है, लिख लीजिए। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए निर्णय, सिविल मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। अब इसके लिए क्या, इसमें इसमें भी प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, नहीं होगी? अपील करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ से प्रमाण पत्र की जरूरत होगी कि नहीं होगी? उस लिख लीजिए, लिख लीजिए। अपील करने के लिए, अपील करने के लिए उच्चतम न्यायालय
उच्चतम न्यायालय प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र है ना, ये प्रमाण पत्र किस आर्टिकल के तहत देगा? अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 134 क के तहत, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। प्रमाण पत्र दे दिया हो कि, पहला लिख लीजिए, उपयुक्त मामले में विधि के व्यापक महत्व का, 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 विधि के व्यापक महत्व, विधि के व्यापक महत्व, प्रश्न, प्रश्न शामिल है, प्रश्न शामिल है। दूसरा लिख लीजिए, लिख लीजिए, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के राय में, राय में, राय में उस प्रश्न का, उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है, विनिश्चय आवश्यक है, मतलब ये क्या कहते हैं, डिसीजन, है ना, विनिश्चय आवश्यक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे कि कोई विवादित ये क्या कहते हैं, मामले हैं जो 20,000 से अधिक हैं, 20,000 से अधिक के मामले हैं, तो उस पे जो है कि सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, है ना। जैसे है कि आपका 1 करोड़ का मामला है ना, तो आप है कि ये उस पे जो है कि ये उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जो है फैसला न देकर करके कहेगा कि इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आवश्यक है, आप सुप्रीम कोर्ट चाहिए, है ना। तो उसके लिए आपको एक रिटन में एप्लीकेशन दे देगा और आप उसके थ्रू जो है अपील कर सकते हैं, वहाँ पे डिक्री जो है रखी जाएगी और उस पे जो है कि वो फैसला लेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील लिख लीजिए। इसमें अनुच्छेद 134 के तहत आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार, अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार दिया गया है, दिया गया, दिया गया। इसके तहत, इसके तहत किसी उच्च न्यायालय द्वारा, इसके तहत किसी उच्च न्यायालय, इसके तहत किसी उच्च न्यायालय, इसके तहत किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्रवाई, किसी आपराधिक कार्रवाई, किसी आपराधिक कार्रवाई में दिए गए निर्णय, दिए गए निर्णय, आदेश या दंडादेश, दंडादेश की अपील, की अपील उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित दशाओं के अधीन किया जाएगा, निम्नलिखित दशाओं के अधीन किया जाएगा। लिख लीजिए, पहला, पहला लिख लीजिए, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के, अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को, दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया हो। मान लीजिए कि किसी को एक दोष मुक्त कर दे दिया, है ना, कोई मामला है ना, उस आपराधिक मामले हैं, है ना, उस मामले में जो है कि क्लीन चिट दे दिया और जो विक्टिम है ना, वो विक्टिम जो है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हो या हाई कोर्ट पहुंच गया हो, तो हाई कोर्ट जो है कि क्या करेगा कि उस मामले को देखेगा, अगर उस मामले में को देखेगा तो है कि कोई सजा दे देगा, अगर 10 साल की सजा देता है, मृत्यु दंड दे देता है एकाएक, तो उसको जो अपील का जो विक्टिम है ना, जो विक्टिम है, नहीं एक्यूज्ड है, ठीक है, एक्यूज्ड होगा ना, विक्टिम तो वो केस ही करेगा, जो एक्यूज्ड है वो एक्यूज्ड जो है कहाँ पे दे सकता है,
कहाँ पे अपील कर सकता है? उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा। ठीक है, तो इस तरह का मामले जो है यहाँ पे देखे जाएंगे। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय के मामलों को विचार करने के लिए अपने पास मंगाया हो, अपने पास मंगाया हो तथा मामले पर विचार उपरांत अभियुक्त अभियुक्त को दोष सिद्धि करते हुए मृत्युदंड दे दिया हो, मृत्युदंड दे दिया हो। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचारणीय योग्य है। तब भी जो है कि आपको अधिकार जो है ये दिया गया है कि आप जाकर के वहां पे अपील कीजिए और मामले को सुप्रीम कोर्ट देख लेगी। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। विशेष इजाजत, है ना, विशेष इजाजत चौथा है ये, विशेष इजाजत लिख लीजिए। अनुच्छेद 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाजत से ऐसे लिख लीजिए, क्या लिखा? उच्चतम न्यायालय को विशेष इजाजत के तहत अपील सुनने का अधिकार है, अपील सुनने का अधिकार है। लिख लीजिए इसमें, लिख लीजिए इसमें। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई मामला है आपका, है ना, कोई मामला है और वो जो है कि असाधारण और गंभीर है ना, तो है कि विशेष इजाजत है कि सुप्रीम कोर्ट देगा कि आप यहाँ अपील कर सकते हैं, है ना, और उस पे हम सुनवाई करेंगे, है ना। तो है कि जो विक्टिम होगा वो उस विशेष इजाजत के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा और उस पे जजमेंट मिलेगा उससे। ठीक है, लिख लीजिए। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय को विवेकानुसार प्रदान किया गया है, विवेकानुसार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुच्छेद 136 के तहत 136 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण किसी भी न्यायालय या अधिकरण किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी डिक्री या आदेश की अपील या दंडादेश के विरुद्ध अपील का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। परामर्श लिख लीजिए, परामर्शी क्षेत्राधिकार, परामर्श भी देता है ये, है ना, परामर्शी क्षेत्राधिकार लिख लीजिए। अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। लिख लीजिए नेक्स्ट लिख लीजिए इस नेक्स्ट पॉइंट। इसके तहत यदि
इसके तहत यदि इसके तहत यदि इसके तहत यदि कभी राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है, कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, जो सार्वजनिक महत्व का है, सार्वजनिक महत्व का है, जो सार्वजनिक महत्व का है, तो यह प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति क्या मांगेगा? परामर्श मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर उस पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है, परामर्श दे सकता है। अच्छा, ये परामर्श मानने के लिए जो है कि बाध्य है या नहीं है? बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 143 के क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संविधान के लागू होने से पूर्व किसी समझौते, संधि आदि के संबंध में उठे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सहमति जानने के लिए भेज सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। ऐसे विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देना अनिवार्य होगा, किंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत संविधान उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, तथा उसे ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्रदान करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, अभिलेख न्यायालय के दो लिख लीजिए, अभिलेख न्यायालय के 2 लक्षण हैं, तो कौन कौन है लिख लीजिए। पहला, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती है। जो अभिलेख न्यायालय होता है उसका कार्रवाई क्या होता है? लिखित होती है। लिख लीजिए, तथा अभिलेख के रूप में दिए गए फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे अभिलेख को
अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व निर्णय के रूप में प्रस्तुत की जाती है ना। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई केस है, कौन सा केस ले लें, अभी कोई केस है हाल फिलहाल में, कोई मामला है? चलिए, अभी है कि एक मथुरा में भी विवाद उठ रहा है ना, मथुरा में भी विवाद उठ रहा है, तो हम अयोध्या मामले को ले लेते हैं, है ना। तो अयोध्या मामले में जो है कि फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है ना। तो वो जो है कि मथुरा वाला जो केस है ना, तो मथुरा वाले केस में जो है उसको आधार बनाया जा सकता है अभिलेख के रूप में, कि ऐसा मामला वहां पे था, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये है। तो ये जो है कि ये हाई कोर्ट के लिए एक गाइडलाइन का काम करेगा नहीं करेगा? अभिलेख न्यायालय का मतलब यही हुआ ना कि गाइडलाइन का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए, ऐसे न्यायालय द्वारा, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, ऐसे न्यायालय द्वारा अपने अपमानना के लिए किसी को दंडित किया जा सकता है। अब जैसे कि अभी जो मामला था किसका, प्रशांत भूषण का, सुबह में हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। तो उस तरह के अगर मामले अगर राज्य में हो जाए, हाई कोर्ट में के जज पे कोई कमेंट कर दे, है ना, तो उसको आधार बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हुए थे, है ना, वैसे ही मामले को आधार बना करके उस पर फैसले दिए जा सकते ना। वो क्या था, अवमानना का अधिकार लगा था ना, अवमानना का अधिकार लगा था, अवमानना का ये क्या कहते हैं, चार्ज लगे थे, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, कुछ मामलों में आंतरिक शक्ति, कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति, है ना, अंतरण की शक्ति, है ना। लिख लीजिए इसमें, जैसे कोई मामला होता है ना, उस मामले को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। तो किन किन परिस्थितियों में ट्रांसफर किया जा सकता है उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लिख लीजिए, अनुच्छेद 139 का के तहत, 139 का के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। जैसे देखिए, कुछ मामले जो है कि ऐसे भी आते होंगे, आपने अगर पेपर वगैरह पढ़े होंगे तो, कि कोई मामला अगर वहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहा है ना, तो वो जो एक्यूज्ड होता है वो कहता है नहीं, ये विक्टिम जो होता है कहता है कि नहीं, हमारा मामला यहाँ पे नहीं रखा जाए, जो ये प्रतिपक्ष है वो ऊंचे रसूख वाला है, मामले को जो है कि क्या कर सकता है, पॉलिटिकल अप्रोच लगा करके मामले को दबाने की कोशिश करता है, तो उस मामले को जो है कि दूसरी जगह ट्रांसफर करने का अपील करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि उस मामले को दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है, दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देता है। ऐसा सुना है, नहीं सुना है? हुआ है सर, कुछ इस तरह का मामला हुआ है। तो ये अधिकार है ना, इस सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि मामले को जो है क्या करेगा, अंतरण कर देगा, मतलब बदल देगा, दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए, लेकिन दोनों पक्ष सहमत रहेगा तब ना। दोनों पर सहमत से क्या दिक्कत है, जरूरी है सहमत करना। अगर ना सहमत हो तो क्या होगा? असहमति की स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट दूसरे कोर्ट में भेजने की बात सुप्रीम कोर्ट करेगा सर। अगर मान लीजिए कि आप विक्टिम हैं, है ना, परमानंद जो है कि अपोजिट में है, परमानंद पावरफुल है, आपको ये पॉलिटिकल अप्रोच है, इन सत्ता पार्टी के लोग हैं, है ना, परमानंद। अब है कि ऐसे में आप है कि कहेंगे कि नहीं, हमारा मामला जो है पटना हाई कोर्ट के जगह पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए, है ना, हमें यहाँ के हाई कोर्ट पे भी यकीन नहीं है, या फिर यहाँ पे है कि मामले को प्रभावित कर सकते हैं परमानंद, तो है कि उसका वो अधिकार तो सुनेगा ना। अब वो परमानंद थोड़े कहेंगे कि नहीं वहां पे मत ले जाइए, वो तो परमानंद कहेंगे जहां ले जाना ले जाओ, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दोनों पक्ष का सहमत होने की क्या जरूरत है इसमें, नहीं है ना। असहमति के कारण ही तो है कि दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है।
नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या बात कर रहे थे हम लोग? 139 क के बारे में सर। हाँ, लिख लीजिए इसमें। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक या अधिक न्यायालयों से संबंधित, एक या अधिक न्यायालयों में लंबित ऐसे मामले को, ऐसे मामले को, ऐसे मामले को, ऐसे मामले को जिसमें एक 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 या एक एक या सार्थक एक विधि के प्रश्न, एक विधि के प्रश्न द्वारा उठाए गए हों अपने पास भी मंगा सकते हैं। अब जैसे कि कोई मामला है कि अगर कहा जाए कि नहीं ये हाई कोर्ट में न उसका मामले को न रखा जाए, तो यहाँ पे है कि लोग प्रभावित हो सकते हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट में ये मामले को शिफ्ट किया जाए, तो वो जो मामला है कि सुप्रीम कोर्ट मंगा सकता है, कहेगा कि ठीक है हम देखते हैं मामले को, है ना। तो चूंकि न्याय पाने का अधिकार सभी को है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये दिया गया है अधिकार। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। आबदकारी, आबादकर विधियां, आबादकर विधियां यानी कि क्या कहते हैं, बाइंडिंग लॉ। लिख लीजिए इसमें क्या क्या है। अनुच्छेद 141 के तहत, 141 के तहत, अनुच्छेद 141 के तहत, 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां, घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों में अवधकर होगी, अवधकर होगी, मतलब मानने के लिए बाध्य होगा सभी, है ना, अवधकर होगी। लिख लीजिए। अर्थात, अर्थात उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है, वह निर्णय सभी उच्च न्यायालयों पर, सभी उच्च न्यायालयों पर, सभी उच्च न्यायालयों पर अवधकर होगा, यानी लागू होगा, सभी उच्च न्यायालय पर लागू होगा या सभी न्यायालयों पर लागू होगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इस तरह भारत में पूर्ण निर्णय सिद्धांत, लिख लीजिए, पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को अनुच्छेद अनुच्छेद 141 के तहत मान्यता प्रदान किया गया है, 141 के तहत मान्यता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अतः उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे है कि दो बातें हमने कही। पहली बात कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है कि कोई फैसला दे देता है, कोई डिक्री दे देता है ना, तो वो जो है कि देश के अन्य न्यायालयों के लिए वो क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा मानना, है ना, बात हो जाएगा। लेकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जो है कि दोबारा कार्रवाई कर सकता है नहीं कर सकता है, या क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दिया उसको पलट सकता है कि नहीं पलट सकता है, पलट सकता है, उसको पलटे पलट सकता है ना। पूर्ण ठीक है, न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत चला जाएगा, है ना, न्यायिक पुनर्विलोकन की तरह चला जाएगा। यहाँ पे पूर्व निर्णय का सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होता है, इस पे, किस पे, सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर या उच्चतम न्यायालय पर पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। अर्थात
अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए दिए गए दिए गए निर्णय 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 का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मूल अधिकारों का रक्षक के रूप में मूल अधिकार रक्षक के रूप में लिख लीजिए। भारत के उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों को रक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। रक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। रक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। इसके तहत उच्चतम न्यायालय इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 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 कौन कौन से रीट लिख लीजिए। 5 प्रकार: बंदी, प्रतिष्ठीकरण, आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षालेख और उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रीट जारी करता है जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। रीट जारी करता है नेक्स्ट लिखिए। यदि किसी व्यक्ति का मूलाधिकारों का हनन होता है तो उस व्यक्ति को सीधे सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जाने का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 13 के क्लॉज 2 के तहत यह ऐसी किसी भी विधि को शून्य कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार लिख लीजिए इसमें। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? इसमें इसका चर्चा
न्यायिक 137 137 या 36? 37 में न्यायिक पूर्व। हाँ लिख लीजिए। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को या उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। लिख लीजिए। इसमें इसके तहत उच्चतम न्यायालय संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करता है। लिख लीजिए। यदि किसी संघीय या विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या राज्य विधानमंडलों द्वारा किया जाता है, या राज्य विधानमंडल छोड़ दीजिए ऐसे, या अपने निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है, यानी कि मूल ढांचे में छेड़छाड़ करेगा, सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून का निर्माण करता है, तो ऐसे प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर देता है। असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति, अर्थात सरकार द्वारा बनाए गए कानून की जांच पड़ताल करने का अधिकार संविधान सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां। उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय को लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय को कुछ अन्य शक्तियां प्रदान की गई है, जैसे अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय द्वारा प्रयुक्त शक्तियों और अधिकारता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद
133, अनुच्छेद 140, 134, 134, 133 में जो है सिविल मामले हैं और 134 में जो है आपराधिक मामले हैं। ठीक है, आपराधिक मामले की परिधि में नहीं आते, किंतु जिनके संबंध में संघीय न्यायालय संविधान लागू होने के पूर्व अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करता था, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय को अधिकारिता प्रदान की गई है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 138 के तहत ऐसे लिख, उच्चतम न्यायालय, हाँ ठीक है, उच्चतम न्यायालय के लिख लीजिए ऐसे, उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में संसद 138 के तहत वृद्धि कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय संघ सूची के विषयों में से किसी भी विषय पर अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां जो संसद द्वारा उसे प्रदान की गई है लागू होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अनुच्छेद 139 के तहत उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति में वृद्धि करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। उच्चतम न्यायालय की नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इधर जरूरत है नहीं, लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता लिख लीजिए। इसमें क्या वाकई स्वतंत्र है? सुप्रीम कोर्ट वाकई स्वतंत्र है या सरकार के अधीन है? सरकार के अधीन है क्या सुप्रीम कोर्ट, या सरकार से बाहर है? सरकार का अंग है सुप्रीम कोर्ट? सरकार का ही अंग होगा सर। सरकार का अंग है। सरकार के अधीन नहीं होगा ना सर। ये क्या है? संवैधानिक दर्जा है सर, ये अस्थायी है। ये सरकार में कहाँ है? सरकार का रहता तो विघटन हो जाता है। ये सरकार से ऊपर, सरकार को भी डंडा दिखाता है ना? हाँ सर, सरकार को भी दिखाता है। ये तो सबको दिखाता है ना? ये राष्ट्रपति पे भी चेक है, तो ये स्वतंत्र है ना? लिख लीजिए। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। लिख लीजिए। भारत की न्यायपालिका संघीय विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है। संविधान में इसके लिए
निम्न प्रावधान किए गए हैं, निम्न प्रावधान किए गए हैं, लिख लीजिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रोविजन है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। तो कार्यपालिका विधायिका के इसमें कोई हस्तक्षेप है? नहीं है। अगर कार्यपालिका और विधायिका से हस्तक्षेप होता तो न्याय में क्या होता? राजनीतिकरण हो जाता सर। हाँ, न्याय प्रभावित हो जाते ना। जज है कि डर से फैसले ही नहीं देता, है ना। जो भी ऊंचे पोस्ट पे रहता है तो सुखदार व्यक्ति को उनके खिलाफ फैसला नहीं देता। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, वर्तमान सिटिंग प्रधानमंत्री हो, अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, है ना। लेकिन विगत कुछ दिनों से सर थोड़ा सा संदेह की स्थिति में आई है। क्या विगत कुछ दिनों से सर मतलब थोड़ा सा संदेहास्पद रहा है सर उच्चतम न्यायालय का। वो देखिए, चीजें हम लोग वैसा देखते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, हम लोग वैसा देखते हैं। लेकिन आपने ये भी तो देखा है, अभी कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा अगर कोई डांट खाया है तो वो है कि केंद्र सरकार खाया है, बच्चों की तरह डांट खाया है ना। और हर बार जो है कि जाकर के क्या कहते हैं, बच्चों की तरह एक्सक्यूज दिया है। कौन सा ऐसा संस्था है गवर्नमेंट का जो है जिसने डांट ना खाया हो सुप्रीम कोर्ट से? वैक्सीन दिलाने पर भी हाँ, डांट खाया है ना। तो ये जो है कि ये क्या है कि इसका काम है कि व्यवस्था को बनाए रखना है ना, न्याय में लोगों को विश्वास को बनाए रखना है। ये कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता किसी भी पार्टी से, किसी भी संस्था से, क्योंकि पार्टियां आएगी और जाएगी, है ना। लेकिन अस्थायी तो रहना है सुप्रीम कोर्ट को ही, है ना। तो चलिए आगे कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको, लिख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय क्या, इसको लिखिए, परामर्श करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार जहां राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है, वही इनको हटाने का अधिकार, इनको हटाने का अधिकार किसको दे दिए गए हैं? संसद को। संसद, लिख लीजिए, वही इसे हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। लिख लीजिए, संसद 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 न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दो आधारों पर ही हटा सकता है। जैसे किस, वो दो आधार कौन सा है? बहुमत के आधार पर और एक कदाचार साबित होने पर, कदाचार अतिक्रमण के आधार पर, कदाचार के आधार पर या असमर्थता के आधार पर, या असमर्थता के आधार पर, है ना, असमर्थता के आधार पर। और इसके लिए है कि क्या केवल कदाचार साबित हो गया तो वो हटा देगा? उसके लिए भी क्या होगा? लिख लीजिए, इसे हटाने के लिए प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की दो तिहाई अर्थात विशेष बहुमत 2/3 से पारित प्रस्ताव द्वारा ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अब बताइए कि ये टेढ़ी खीर है या नहीं है? कोई भी अगर मान लीजिए कि सत्ता पक्ष, अभी ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, नहीं कह रहे कि सत्ता पक्ष अगर मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष जो है कि फायदा उठा रहा है ना,
तो विपक्ष अड़ जाएगा, है ना, पास ही नहीं होगा। पास होगा क्या? नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, लिख लेते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी जज को सर हटाया गया था ना नहीं, पहले कभी? उसको भी हटाने के पहले 100 हाँ, लोकसभा से प्रस्तावक होना चाहिए और 50 को राज्य। हाँ, वो अभी लिखवाया था ना, वो प्रोविजन लाया गया था, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे दिया है लोग, है ना। और राज्यसभा में 50 को, तब हाँ, आगे के प्रावधान किया जाएगा। चलिए, वो लिखवाया हुआ है ना आप लोगों को? नहीं, लिखवाया? सब लौट दिए, हाँ, छोड़ दिए हैं। तो लिखवाया था कहीं, तो लिखवाया था ना उसके लिए। पता नहीं, हम पढ़े थे तभी हमें याद है अभी। नहीं, कल परसों शायद लिखवाया है, प्रस्तावक, अनुमोदक 50 गो, कुछ ऐसे करके। चलिए आगे चलते हैं। अब रहने दीजिए। अब रहने दी, पक्का? हाँ सर, हाथ दुखाने। आज रहने दीजिए सर, बड़ी हाँ बड़ी हद हो गया। अच्छा जी, चलिए कोई नहीं, ठीक है, रहने देते हैं। और मेंस का कुछ पूछना तो नहीं है? मैंने आप तो लिखा है, देखे हैं। कहाँ छुट्टी कहाँ होता है? और 7 बजे के 7:30 बजे के बीच होता है। मैं तो आप लोग को बोलता ही हूँ कि रिव्यू मेरे से लेना है तो